हेलो दोस्तों, रेगुलर शिक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ लाइफ, जीवन की अवधारणा। इसमें हमने अब तक पढ़ लिया सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं और इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने कुछ बिंदुओं को एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमने जीवन की परिकल्पनाओं में जैव विकास सिद्धांत क्या होता है ये पढ़ा, स्वतः जनन क्या होता है ये पढ़ा। इसके बाद हमने कॉस्मोजोइक थ्योरी को पढ़ा। उसके बाद जैव जननवाद में रेड्डी ने अपने प्रयोग में क्या बताया और क्यों उन्होंने स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया ये पढ़ा। उसके बाद लुई पास्चर ने अपने प्रयोग में क्या बताया और इन्होंने भी स्वतः जननवाद को गलत क्यों सिद्ध किया, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 और 2 में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखिए। इसके बाद आज की क्लास देखोगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे ओपेरिन थ्योरी के बारे में कि ओपेरिन ने जीवन की परिकल्पना के लिए क्या सिद्धांत दिया, वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ओपेरिन थ्योरी से। रूस के वैज्ञानिक AI ओपेरिन ने 1924 में इस थ्योरी को दिया। इनके अनुसार आदिकालीन पृथ्वी पर केवल कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे जो समुद्रों के जल में घुलनशील थे। इन्हीं सरल कार्बनिक यौगिकों से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ और इन्हीं जटिल यौगिकों से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। ओपेरिन ने जीव की उत्पत्ति की प्रक्रिया को 7 स्टेप में बताया। तो हम एक एक स्टेप को क्रमवाइज पढ़ते हैं। पहली स्टेप में इन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु है 5 से 6 अरब साल है। इसकी उत्पत्ति गर्म कॉस्मिक धूल और गैस के कणों से हुई जो उस समय ब्रह्मांड में तेजी से चक्कर लगा रहे थे, और जिस पिंड के ये चक्कर लगा रहे थे वो पिंड कई भागों में बंटा जिससे कई ग्रहों का निर्माण हुआ और उसमें से ही पृथ्वी एक ग्रह था। शुरुआत में यहाँ तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था और इस पर HCO के अणु प्रचुर मात्रा में थे। HCO का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इनकी आपसी क्रियाओं से जल, मीथेन और अमोनिया बनी। धीरे धीरे तापमान कम हुआ और ये यौगिक है वो तरल और तरल से ठोस में आने लगे, बादल बनने लगे। बादलों से गैस ये अमोनिया और मीथेन है वो समुद्र में एकत्रित होने लगी। कुछ खनिज पदार्थ है वो नदियों से समुद्र में आए। फिर इनमें रासायनिक संश्लेषण हुआ। संश्लेषण होने से जीव का उद्भव हुआ। पहली स्टेप में इन्होंने ये बताया। दूसरी स्टेप में बताया कि यहाँ पर प्रारंभ में हाइड्रोजन की अधिकता थी और हाइड्रोजन की अधिकता होने के कारण यहाँ का वातावरण अपचायिक था। करोड़ों वर्षों बाद तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। कम होने से मीथेन का संघनन हुआ। मीथेन और हाइड्रोजन की आपसी क्रिया से हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ और इन्हीं सरल कार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे वसा अम्ल, ग्लिसरीन, अमीनो अम्ल, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन। कई यौगिकों के ठोस में बदलने से पृथ्वी की सतह वो कठोर होने लगी और इस तरह स्थलमंडल का निर्माण हुआ। थर्ड स्टेप में इन्होंने बताया कि रासायनिक संश्लेषण से बने यौगिक जैसे शर्कराएं, ग्लिसरीन, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन यौगिक समूह है वो जल में गर्म सूप की तरह उबलने लगे। क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा था, पानी गर्म था, तो ये उबलने लगे। और उबलने से क्या हुआ, इनमें आपस में क्रियाएं हुई। आपस में क्रिया होने से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ जो जीव के उद्भव का आधार बना। फिर आती है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में इन्होंने बताया कि जो थर्ड स्टेप में बने थे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड, इनके आपसी संयोग से न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ और न्यूक्लियोप्रोटीन में अनुलिपीकरण की क्षमता थी। अनुलिपीकरण का मतलब अपना जैसे दूसरा उत्पन्न करना। तो जनन संभव हुआ। जनन संभव हुआ तो इनमें तेजी से वृद्धि हुई। तेजी से जब वृद्धि हुई तो कंपटीशन स्टार्ट हो गया। कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन में उत्परिवर्तन भी हुआ। उत्परिवर्तन होने से नए न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ।
इस प्रकार न्यूक्लियोप्रोटीन में जीवन के उद्भव का प्रक्रम स्थापित हो गया। यानी सबसे पहले जीवन के उद्भव का प्रक्रम किसमें स्थापित हुआ? न्यूक्लियोप्रोटीन में। फिर आती है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में इन्होंने बताया कि सबसे पहले कोशिका का निर्माण यहाँ पर हुआ। यानी 5वें चरण में पहुँचते पहुँचते कोशिका का निर्माण हो गया। समुद्री जल में खाद्य पदार्थों की कमी हुई। कमी होने से न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई, क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन तेजी से बढ़ रहे थे। उत्परिवर्तनों के कारण नए बने न्यूक्लियोप्रोटीन चिपचिपे होने के कारण प्रोटीन समूह में इकट्ठे होने लगे और इन्हें पोषक पदार्थ मिलने से ये इसी अवस्था में रहे, यानी प्रोटीन के समूह में ही बने रहे। फिर सिक्स्थ स्टेप में जीवों का विकास है वो पोषण के आधार पर होना शुरू हो गया, जैसे परजीवी, मर्तजीवी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। परजीवी का मतलब जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। मर्तजीवी का मतलब जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। रसायन संश्लेषी जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। फिर आई 7वां स्टेप। इस स्टेप में जब पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने लगे, तो प्रकाश संश्लेषण में जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो ऑक्सीजन को जब मुक्त किया तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता हुई। तो मुक्त ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन से क्रिया की। क्रिया करने के से रिजल्ट क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बनी, और इस तरह आदिकालीन वायुमंडल है वो आधुनिक वायुमंडल में परिवर्तित हो गया। तो ये 7 स्टेप थी और इन 7 स्टेप में स्टेप बाय स्टेप जीवन का उद्भव हुआ। पहले HCO थी, HCO से जल बना, मीथेन बनी, अमोनिया बनी, फिर बादल बने, फिर हाइड्रोजन और मीथेन ने आपस में क्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया और हाइड्रोकार्बन से कार्बनिक यौगिक बने, वसा बना, अम्ल बना, ग्लिसरीन बने, और इनसे फिर आगे कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन बनी, और कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन से न्यूक्लियोप्रोटीन बने। न्यूक्लियोप्रोटीन में फिर अनुलिपिकरण की क्षमता थी तो जनन समूह हो गया। फिर कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन में उत्परिवर्तन की क्षमता थी तो नए न्यूक्लियोप्रोटीन बने। फिर कोशिका का विकास हुआ। फिर जीवों का विकास है वो पोषण विधियों के आधार पर हुआ। फिर ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई, फिर नाइट्रोजन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो इस प्रकार से एक जीवन का उद्भव हुआ। तो ये ओपेरिन ने अपने प्रयोग में बताया। फिर इनके प्रयोग को प्रायोगिक प्रमाण है वो मिलर ने दिया। तो मिलर का क्या प्रयोग है वो देखते हैं। मिलर शिकागो के वैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम था स्टैनले मिलर। इन्होंने 1952 में ये प्रयोग किया। प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया, 3-4 अरब वर्ष पूर्व जो पृथ्वी की परिस्थितियां थी उनको इन्होंने उत्पन्न किया, और इन्होंने अपने उपकरण में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण भर दिया और फ्लास्क में पानी को निरंतर उबालते रहे। तो जब ये पानी को उबालते रहे तो वाष्प है वो संघनित्र द्वारा द्रवित होती रही। इस प्रकार गैसों का मिश्रण बनने लगा। 1 सप्ताह के बाद मिलर ने फ्लास्क के अंदर लाल रंग का पदार्थ देखा। फिर इन्होंने इस मिश्रण को एक जार में निकाला और उसका एनालिसिस किया तो पता चला कि ये एलानीन, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ थे। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 3-4 अरब वर्ष पूर्व जीवन का उद्भव भी कुछ इसी प्रकार हुआ। तो देखो इनके प्रयोग को इन्होंने इस प्रकार से इस प्रयोग को किया। इन्होंने यहाँ से पानी डाला ठंडा, फिर ये पानी यहाँ से यहाँ आया, उस समय ये यहाँ से बंद था। फिर पानी यहाँ आया, यहाँ पर ये पानी को गर्म कर रहे थे तो यहाँ पर पानी गर्म होकर ये वाष्प से यहाँ आ गया। यहाँ आया तो यहाँ पर इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को भर रखा था। तो जब ये पानी गर्म आया तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो इनका मिश्रण है वो इसमें आपस में क्रिया हुई तो यहाँ एक लाल रंग का पदार्थ मिलर ने देखा। तो फिर इन्होंने इस मिश्रण को यहाँ से इस जार में निकाला और फिर इसका रासायनिक संश्लेषण किया तो पता चला कि इसमें एलानीन, ग्लाइसिन तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ थे। तो इस प्रकार इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवन भी कुछ इसी प्रकार से बना होगा।
तो ये था मिलर का प्रयोग। इसके बाद आएगा अंतरिक्ष में जीवन, यानी अंतरिक्ष में जीवन की क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, कौन कौन से ग्रह हैं जहाँ जीवन संभव हो सकता है और कौन कौन से ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल रेगुलर शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ में आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी सेक्शन समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं, अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।